आप जर्नलिज्म में कैसे आए और इससे आप कैसे प्रभावित हुए? तो हमारा जर्नलिस्ट का बनने का मतलब ये है कि यार अलग करना है कुछ समाज में। और जर्नलिस्ट ऐसा होना चाहिए ना कि समाज को आईना दिखाता है। तो आप खामियाजा शुरू करते, फिर आपको धमकियां मिलती हैं, डर नहीं लगता? लेकिन मैं यदि गलत नहीं कर रहा हूँ और संविधान के दायरे में रह के काम कर रहा हूँ तो किससे डरूं यार? हमारा विंध्य प्राकृतिक संसाधनों में कितना आगे? आप सीधी उठा लें, लाइमस्टोन उठा लीजिए, पन्ना उठा लीजिए, फिर भी इतना पीछे क्यों है? हम अपने नेताओं के कारण पीछे हैं। हमारे यहाँ नेताओं को भगवान मानते हैं लोग। उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है समाज में, ये हमारा भगवान आ रहा है। सतना के माननीय सांसद गणेश सिंह जी और रीवा से माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, दोनों डिफरेंस क्या है? एक्चुअल डिफरेंस क्या है? एक्चुअली क्या है ना, इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं दिख रहा मेरे को। गणेश सिंह सोच रहे हैं कि मैं हूँ बिंद का मालिक और राजेंद्र शुक्ला जी सोच रहे हैं कि मैं हूँ बिंद का विकास। आप बिंद की राजनीति को कैसा देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बिंद को ना मैं लंदन देखना चाहता हूँ ना पेरिस देखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपना बिंद ही देखना चाह रहा हूँ। हेलो सपना, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं कुमार संत आज आपके समक्ष आया हूँ नया पॉडकास्ट लेके। आज हमारे गेस्ट हैं राहुल कुमार, जो कि जर्नलिस्ट हैं और जन आवाज नाम का इंस्टा पेज और फेसबुक पेज चलाते हैं। राहुल सर जनता की आवाज प्रखर होकर नेताओं के समक्ष रखते हैं, उनकी मांगों को रखते हैं और जो भ्रष्टाचार और जो भी कमियां हैं उसको उजागर करते हैं, निडर होकर, निष्पक्ष होकर करते हैं। तो आइए हम उनको सुनते हैं और देखते हैं कि विंध्य प्रदेश की क्या कमियां हैं और विंध्य प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है। जर्नलिज्म में कैसे आए और इससे आप कैसे प्रभावित हुए? सर हुआ ये था कि मैं पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद मैंने नौकरी ज्वाइन की आईसर में नौकरी ज्वाइन करने के उपरांत हम लोग आगे बढ़े तो थिएटर करने लगा मैं। थिएटर करते करते एक्टिंग सीखने लगा। एक्टिंग सीखते सीखते रुचि बढ़ने लगी कि समाज में कैसे काम करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ, मतलब थिएटर में आप समझते हैं ना कि मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो सब कुछ सीखने को मिलने लगा। तो मतलब हिम्मत आई यार, क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करेंगे जो सबसे अलग हो। क्योंकि मेरे क्षेत्र में ना बहुत कम लोग हैं जो जर्नलिज्म में काम करना चाहते हैं कि आना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसमें सैलरी वैलरी कुछ होती नहीं और काम करने से कोई मतलब नहीं, खतरा अलग रहता है। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं कुछ समाज में ऐसा करूँगा, अलग करूँगा। मतलब मैं कुछ ऐसा दिखूँ लोगों को, कुछ अलग करूँगा तभी दिखूँगा। तो मैं देखता था लोगों को। तो मैंने शुरुआत तो फ़िल्म से की थी कि थिएटर करूँगा। फिर एक मेरे को फ़िल्म भी मिली जिसमें छोटा-सा रोल था मेरा, तो अनुभव अच्छा था। फिर उसके बाद शुरुआत हुई, हम लोग शादी किए, मैं और मेरी पत्नी। शादी के 2 महीने बाद ही हम लोग मुंबई निकल गए। मुंबई पैदल यात्रा में, यदि आप हमारा नाम देखेंगे, डालेंगे फ़ेसबुक में, गूगल में या कि कहीं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में, उस समय हम बहुत फ़ेमस थे, लगभग 21-22 की बात है। हम रतन टाटा साहब से बहुत प्रभावित थे उनसे। मतलब उनका जो जीवन आपने देखा होगा, उनकी सादगीपूर्ण जीवन, उन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया। तो मुझे लगा यार ऐसे व्यक्ति से एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। और वो पागलपन अच्छा मेरे अंदर तो था, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा इतना सहयोग दिया कि वो भी बोली कि आप अकेले नहीं जाओगे, चलूँगी तो मैं भी चलूँगी। तो हमें शादी के लोग हनीमून जाते हैं, हम लोग रतन टाटा साहब से मिलने 58 दिनों की पैदल यात्रा करके मुंबई गए। मुंबई के जाने के उपरांत कोरोना का समय था, रतन टाटा साहब से मिले, चर्चाएँ हुई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सहयोग करने का, मतलब उन्होंने बोला था, और करना भी चाह रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे जो हमारे पास हो, हमारी मेहनत का हो। फिर उसके बाद उनसे मिल के आए। फिर मेरी वाइफ़ भी बहुत समझदार हैं, वो अपना काम करने लगी, हम अपना काम करने लगे। नौकरी छोड़ के गए थे, तब हमारे पास काम था नहीं कुछ। जी। तो सपना तो था कि कुछ अलग करेंगे, तो अलग चालू हो गया और जर्नलिस्ट बन गए। अच्छा, जर्नलिस्ट भी कई सारे जर्नलिस्ट, जी बिल्कुल भी। है ना? तो हमारा जर्नलिस्ट का बनने का मतलब ये है कि यार अलग करना है कुछ समाज में। और जर्नलिस्ट ऐसा होना चाहिए ना कि समाज को आईना दिखाता है। कहते हैं ना, हमारे देश का चौथा स्तंभ है मीडिया। तो स्तंभ दिखना तो चाहिए यार कि हम लोग चौथे स्तंभ में हमारे ऊपर देश खड़ा हुआ है। हमारे देश की मीडिया की आप हालत देख ही रहे हैं। बिल्कुल। मीडिया संस्थान ऐसे ही काम करते हैं कि यदि
किसी को 2 पैसे नहीं मिलते तो अपना मीडियागिरी ही करना बंद कर देता है। अब मेरा सिर्फ मोटिव है मैं समाज के लिए काम करूं, देश के लिए काम करूं, क्योंकि मैं भगत सिंह का अनुयायी हूं। मैं ऐसे अपने क्रांतिकारियों का अनुयायी हूं। मैं किसी नेता वेता को नहीं मानता, क्योंकि अच्छा काम जो करता है मैं उसको मानता हूँ। लेकिन मेरे लिए मेरे रोल मॉडल जो है तो मेरे क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज, अभी आप रिसेंटली देखे कि 15 अगस्त आया था, आज 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो मतलब मैं मानता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को भी कहना चाहूँगा जो मेरी उम्र के हैं, कि मेरे से छोटे हैं, कि आप रोल मॉडल मानो तो आप ऐसे लोगों को मानो जो हमारे देश के लिए कुछ करे, हमारे समाज के लिए कुछ करे। बस इन्हीं सब चीज़ों को देखकर फिर अपन जर्नलिज्म ज्वाइन कर लिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा कि सर हमारे बिंद के पत्रकार हैं, और जो चौथा स्तंभ आज खड़ा हुआ है मीडिया का, वो मालिक जैसे अच्छे पत्रकारों के कारण ही है। निडर, सशक्त, द्रूह और नेताओं की नींद उड़ाने वाले पत्रकार। सर मैं नींद तो नहीं उड़ाता हूँ, मैं उड़ जाती अभी पत्रकार पिता भाई, ये कि कहते हैं ना कि सच बोलने वाला हमेशा कड़वा होता है, सच बोलने वाला कड़वा ही होता है। तो मैं समझ लीजिए नेताओं के लिए कड़वा हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है सच बोलना है। चाहे अपने आप कुछ भी समझे हो व्यक्ति, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, अरबपति हो, खरबपति हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ना आप समाज में यदि आपको किसी ने आपको चुना है, भाई आप जिम्मेदार हो, तो आप जिम्मेदार हो उसके। और आपसे मैं आपकी जयकार लगाने के लिए मीडिया में तो नहीं आया ना। यदि मैं उनकी जयकार मैं ही करने लगूंगा तो फिर मीडिया का रोल क्या है भाई? किस बार का चौथा स्तंभ? तो मेरा तो काम है इनसे कड़ा सवाल पूछना, पूछते रहना, जब तक उस पर हमारे समाज में अमल नहीं होगा तब तक करता रहूंगा मैं ऐसे। आप खामियाजा भुगतते, फिर आपको धमकियां मिलती हैं, डर नहीं लगता? सर डर तो, हम लोग 58 दिन जब यात्रा कर रहे थे ना, मैं और मेरी पत्नी, तो जंगल भी मिल रहे थे, खाली रोड भी थी, तब हमको डर नहीं लगा। कभी इंसान से क्या डर लगेगा, जानवरों से हमने नहीं डरे। तो अब धमकियां तो बहुत आती हैं भाई। भैया मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे मतलब संजय पाठक जी का कोई पीए था, तिवारी जी था, उनका वीडियो वाले, हाँ आपने वीडियो देखा? जी जी। तो उनके तिवारी जी ने, मेरे एक रिश्तेदार हैं बरही से, उनको मैसेज किए कि हम इसको उठवा लेंगे, हम ये कर देंगे, मैं बोला, फिर मैं दूसरे दिन वीडियो जारी करके बताया कि महाराज आपने ना गरीबों को पैसा गबन किया है, आप टैक्स की चोरी की है, मतलब आप चोर। चोर को चोर नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा यार? मीडिया दी, चोर को चोर नहीं बोलूंगा तो क्या बोलेगा क्या? आप समझिए। तो मीडिया का काम ही है चोर को चोर बोलना। तो संजय पाठक जी ने यदि चोरी की है, तभी तो आज उन पर रिकवरी निकली है 520 करोड़ की, जितनी भी निकली है। अब मेरे को धमकी दे रहे थे कि सोच रहे थे कि इसको डरा देंगे। अच्छा, धमकी बस नहीं आती है भैया, आपको तो ऑफर भी आते हैं कि आप ये ले लो, ये कर लो, हमारे खिलाफ ना बोलो, हमको परेशानी है आपके बोलने से। हम अब क्या है, मेरे बीज भी लाखों में जाते हैं, यो उनको बहुत इफेक्ट पड़ता है, भाई उनकी इमेज में तो डैमेज होता ही है। डैमेज भी होता है, तो और जनता भी जागृत होती हाँ, जनता, देखिए क्या होता है, जब से मैं निडरता से सवाल पूछूंगा, तो मतलब कहते हैं ना संजय पाठक के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है उनके क्षेत्र में। है। मुझे लोग कमेंट करके बताते हैं, यार तुम बात कैसे करते हो इस व्यक्ति के सामने, तुमको डर नहीं लगता? उठवा लेगा, मरवा देगा, मतलब जो भी उनका, जो भी वो अपने क्षेत्र में जो दहशत बनाए होंगे उनको पता है। लेकिन मुझे डर नहीं लगता है। मैं कैमरे के सामने, आज आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मैं संविधान के अंदर में रह के काम करना चाहता हूँ। यदि मेरे पास, मैंने कुछ भी गलत किया है, समाज मुझे उसका जवाब देगा। लेकिन मैं यदि गलत नहीं कर रहा हूँ, असंविधान के दायरे में रह के काम कर रहा हूँ, तो किससे डरूं यार? वो पैसे वाला व्यक्ति है, मेरे घर थोड़ी नहीं चला रहा। लेकिन जो भी अब पैसा वाला व्यक्ति होगा, मेरा घर थोड़ी चला रहा है। मेरा जो दायित्व मुझे समाज ने दिया है पत्रकार का, मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। उनको विधायक बनाए हैं तो विधायक कर रहे हैं। मेरा सवाल है, और उनको अपना दायित्व तो पूरा करना चाहिए, जो जनता के काम है, समस्याएं हैं, उनको पूरा करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हम है ना उनके लिए, फिर हम लड़ेंगे ना उनके। डर में एक अच्छी बात ये आई कि इसमें मैं एक अच्छी चीज बताना भी चाहता हूँ कि हम सब प्रभु के नीचे हैं। हाँ बिल्कुल। पाठक जी भी प्रभु के नीचे हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं। और जिस दिन प्रभु ने लिखी है उस दिन जाना है, जाना और जिसके हाथों लिखी उसके हाथ जाना है, चाहे जिसके हाथ चले रहे। जिसके हाथ चले। कल क्या होगा और अगले क्षण क्या होगा, ये सोचने में हमारा समय बर्बाद होता है। हमें प्रेजेंट में अपना दायित्व निभाना चाहिए बस। मैंने भी बताया ना, 15 अगस्त था ना, भगत सिंह की उम्र क्या थी जब उनकी फांसी दी गई? 23 साल। उस समय डर क्या था? आप कल्पना कीजिए, जो व्यूज मेरे, जो व्यूवर्स देख रहे हैं, वो कल्पना करें
कुछ समय गुलामी का टाइम था, फिर भी वो व्यक्ति विद्रोह लेकर 23 साल की उम्र में कितने बड़े बड़े कांड किए हैं। कांड लिया तो है, बिल्कुल बिल्कुल। कांड शब्द गलत नहीं, पहले सुंदर कांड, रामायण में ही कांड, सब जितने भी राम जी ने भी कांड ही किए थे, प्रॉपर रिवोल्यूशनरी थे। प्रॉपर रेवोल्यूशन। सोचिए 23 साल की उम्र में वो व्यक्ति इतना बड़ा खतरा ले सकता, तो मैं तो ठीक ठाक उम्र में हूँ, मैं चोर हूँ, प्रेरणा स्रोत है हम सबके। तो लेकिन बहुत शानदार मतलब मुझे लगता है इस काम को करना। इतने सारे प्यार भरे मैसेज आते हैं आप लोगों के, इतना प्यार मिलता है मतलब दर्शकों से, मुझे जनता से बहुत प्यार मिलता है आपको। मुझे इतना करेज मिलता है, और आप यदि ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, सहयोग बनाए रखेंगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो सोच के आया हूँ इस फील्ड में कि मैं 10 साल तक बिना पैसे के काम करूंगा। बिना पैसे के सर्वाइव करना आप सोचिए कितना बहुत कठिन है और आप करते भी हैं। मुझे पता चला कि आप कोई भी पैसा नहीं लेते, फ्री में कवर निकालते हैं, जिससे किसी को कोई पैसा कहीं भी त्रुटि मिल जाए तो आपकी गाड़ी जरूर लग जाएगी। भाई। अब मैं जानता, आप ये समझिए मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, नेताओं से मैं जिससे भी भिड़ रहा हूँ, आज अपने क्षेत्र में सबका दावर है अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन अब सोचिए मैं किसी से 1 रुपए ले लूंगा, मुझे फंसा दिया गया, तो पता है मुझ पर मनीष कश्यप जैसे NSA लगा दिया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कितना बड़ा रिस्क काम करता हूँ। लेकिन सब सब परमात्मा की कृपा से हो जाता है। गलत गलत है, सत्य सत्य है, और जाना सबको है, लेके किसी को कुछ नहीं जाना। बस, कोई नहीं लेके जाने वाला, चाहे वो कितना भी कद्दावर रहा है। कोई कद्दावर है ही नहीं इस दुनिया में, इस धरती में, आरावान के अलावा अनावश्यक अहंकार है बस। अनावश्यक अहंकार है। आप ये समझिए, क्या हम आज से 100 साल पहले जानते थे कि हमारे देश का सबसे बड़ा आदमी कौन है? नहीं जानते ना। आपके आप महात्मा गांधी की चीज जानते हैं ना, आज तक वो पंच नहीं बने हैं, उन्होंने एक चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमारे देश के बापू हैं। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपका पैसा मायने नहीं रखता, आपका रुतबा मायने नहीं रखता, आपका शरीर मायने नहीं रखता, आपकी सुंदरता मायने नहीं रखती, आपका एक अच्छा विचार पता नहीं सदियों सदियों तक चलता है। वो आप देखते होंगे, हमारा विंध्य प्राकृतिक संसाधनों में कितना आगे। आप सीधी उठा लें, लाइमस्टोन उठा लीजिए, पन्ना उठा लीजिए, फिर भी इतना पीछे क्यों है? एक्चुअली होता क्या है सर, कि जो हमारे समाज को गढ़ता है ना, जब विकास की, हम वोट देते किस लिए हैं? क्योंकि हम जिसको चुन रहे हैं ना, हम सिर्फ वोट बस नहीं दे रहे हैं, अपने समाज को चुन रहे हैं। यहाँ विकास लेके आने वाला कौन? जनता तो नहीं जाएगी ना, नेता जाएगा ना। हम चुन के उसको लोकसभा में भेज रहे हैं, विधानसभा में भेज रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास लेके आओ। आप देखिए ना, अगर मालवा, इंदौर देखिए, भोपाल देखिए, और जितने विकसित विकसित शहर कैसे हैं। रीवा बहुत पुराना शहर है, आप भी जानते हैं, विंध्य का बहुत ही पुराना शहर है रीवा, लेकिन रोजगार के मामले में सिर्फ हम अपने नेताओं के कारण पीछे हैं। रीवा बस रोजगार के मामले में पीछे नहीं, सतना भी रोजगार के मामले में बात करना नहीं, पूरा विंध्य पीछे है, नहीं पीछे। बिल्कुल कह रहे हैं। विंध्य का व्यक्ति कहीं रीवा जा रहा, कहीं बंबई जा रहा, कहीं पुणे जा रहा, क्या है, कौन सी पलायन बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, ये दिख नहीं रही है। चाहे आप एजुकेशनल बैकग्राउंड के बच्चों को देखो, भाई जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको ही बाहर जाना पड़ता है। मतलब मैं तो देखता हूँ, मैं सतना में ही रहता हूँ, सतना में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन पाया। 25 साल से हमारे यहाँ से सांसद गणेश सिंह जी हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं ला पाए। क्या है ना, हम नेताओं को ना चुन बस लेते हैं, और चुनने की प्रक्रिया भी हमारी खराब है। हाँ, कोई जाति के नाम पे चुन रहा है, कोई धर्म के नाम पे चुन रहा है, कोई बाहुबल, रुपया पैसा ऐसा। एक्चुअली क्या है ना, चल ऐसे नेताओं को चुनते हैं, हमारे यहाँ नेताओं को भगवान मानते हैं लोग, उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है समाज में कि हमारा भगवान आ रहा है। रीजन है कि 5 साल भगवान जी रुपया कमाएंगे। वो तो करते ही, उसका तो कान नेतागिरी में करने ही इंसान क्यों आता है? बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो नेता होंगे जो समाज के लिए नेतागिरी करते होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे। हाँ, जो 50 लाख की गाड़ी से नहीं चलता होगा, 5,000 का बहुत नहीं, बहुत कम है वो ऐसा व्यक्ति। यदि वो 50,000 की गाड़ी से, मजबूरी है भाई, हम लोग ऐसा समाज ही बना के रखे हैं, हम नेताओं को भगवान मानते हैं। वो हमारे घर में बैठ जाए, हमारे मोहल्ले में आ जाए, हमारे गांव में आ जाए, तो हम ऐसे उसके फूल माला से स्वागत करते हैं जैसे वो नेता नहीं, भगवान ही साक्षात आके। और जबकि हमारे लिए कुछ काम का नहीं वो व्यक्ति। 5 साल से 5 बार सांसद है ना गणेश सिंह जी। बताइए, आप बताइए, आप सतना में है, सतना के है ना जी, क्या किया गणेश सिंह जी ने हमारे सतना के लिए? आप आए होंगे तो आपने देखा ही होगा। गली गली हमको गणेश सिंह जी ने गड्ढे दिए। शिक्षा के मामले में हमको आज भी रीवा, भोपाल, इंदौर यहाँ जाना पड़ता है ना। हॉस्पिटल में आप देख लीजिए, आप यदि एक हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसके बाद हमारे पास क्या है?
ना तो हमारे पास थिएटर है। आज हम यहाँ सतना में भी तो होनहार व्यक्ति हैं। हाँ, थिएटर में वही अच्छे अच्छे ग्राउंड्स होने चाहिए, अच्छे ग्राउंड्स होने चाहिए, क्या प्रतिभाएं निकल के जाती। वेल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, अच्छे कोच होने चाहिए। तो ग्राउंड बन भी गया तो कोच नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है भाई। बाबा से बच्ची चिकाई तो बड़ा अध्यापक कौन करता है? मेरे घर को मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, सबसे बड़ा लड़का हूँ, तो घर को मैं अपने छोटे भाइयों के बच्चों की व्यवस्था मैं ना करूंगा। तो जब हमने आपको सांसद बना के भेजा है लोकसभा में, अरे हमने आपको व्यवस्थापक के तौर पर बढ़िया तौर पे चुना है ना। आप शहर के सबसे बड़े व्यक्ति हो गए, सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हो। आपके सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या नाम है? सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति कौन? गणेश सिंह। आप उनका पूरा शुरू से निकालिए, आप उनका उनका कहाँ शुरुआत की थी और आज कहाँ है वो? सांसद ही के दम पे ही ना है। अच्छा, आप सांसद भी ऐसे नहीं बनते, आज जो उनको पटेलों के दम पे बनते हैं। जातिवाद की राजनीति सच्चाई है। महाराजेंद्र शुक्ला जी अपना देखते हैं, यहाँ गणेश सिंह जी अपना देखते हैं, जनता जाए भाड़ में। बिंद के दोनों कद्दावर नेता माने जाते हैं। एक बार 5 बार का सांसद है, एक बार दो अभी वर्तमान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी। 2 नंबर ये आरोप लगते हैं कि सतना की जमीन का घोटाला हो तो गणेश सिंह का नाम, रीवा के जमीन का घोटाला हो तो राजेंद्र शुक्ला जी का नाम। क्यों भाई, इनका नाम क्यों? कि फिर ये नहीं कर रहे हैं तो संपत्ति आ कहाँ से रही है, ये भी तो दिखना चाहिए। इसलिए हम लोग आज तक पीछे हैं। हम नेताओं का जो गुणगान करते हैं, हमको नहीं करना चाहिए। हमको उनसे सवाल में नारी के साथ काम लेना चाहिए। सवाल पूछना, इस साल काम लेने के लिए बनाया है, मलाई खाने के लिए नहीं बनाया है। मैं जब घर से निकलता हूँ तो रोड ऐसी, कहते हैं ना कि शिवराज सिंह कह रहे थे एक समय, पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के, कि हम अमेरिका जैसी रोड बनाए। उनको हंसना चाहिए अपनी जीत को देख। वैसे तो हंसी आती है कि कैसी बात करते हैं। और कोई कई कई लोग तो ऐसे भी बोले कि हेमा मालिनी की जैसी रोड बनने, गर्ल की जैसे, मतलब ऐसे कमेंट आपने सुना हो तो आप समझिए ऐसी स्थिति हो गई आज हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, हमारे शहर की। न तो चलने को रोड है, न सही से पानी आ रहा, न बिजली मिल पा रही, न खाद मिल पा रही। किसान परेशान, युवा परेशान, हर वर्ग परेशान। हमको क्या कुछ ज्यादा पूछो तो भाई क्या बोलूं मैं इनको। फिर आप जानते हैं मैं जिस तरीके से पूछता हूँ, प्रखर होकर प्रखरता से पूछना ही पड़ता है, मजबूर ऐसा कर देते हैं लोग। मैं तो चाहता हूँ कि आप मैं भी इनका गुणगान करूं। आप अच्छे काम करिए ना, कैसे गुणगान नहीं करें? हाँ बिल्कुल। कॉमन सी चीज है, रोड एक कॉमन सी चीज है, शिक्षा एक कॉमन सी चीज है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल हमारे लिए कॉमन सी चीज है। आज अच्छी बड़ी बीमारी हो जाए तो हम कहाँ लेके जाते हैं? इंदौर, नागपुर। 20-20 साल से सांसद बनने के लिए सिर्फ मलाई बस खाओगे आप लोग? जात के नाम पर वोट पाके सिर्फ मलाई बस खाओगे क्या आप लोग? जब बात आएगी किसी, अच्छा राजनीति में भी देख लीजिए, ये लोग जात के राजनीति करते हैं ना, वहां अपने आदमी को राजेंद्र शुक्ला जी उठा रहे हैं, या गणेश सिंह जी बता दें किस जाति के नेता को कितना आगे बढ़ाती है वो। महापौर हैं वर्तमान की, आप उनकी स्थिति देख लीजिए, पूरे सतना में गड्ढे गड्ढे पूरे चारों तरफ बना दे। कहाँ जाता है ये फंड? कौन खाता है ये फंड? जनता तो नहीं खाती है ना। स्मार्ट सिटी का बजट कितना होगा वैसे? मुझे लगता है 200 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। अब आज जिले का जब है तो कम से कम 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए स्मार्ट करोड़ का प्रोजेक्ट। कहाँ गया है? जमीन में तो दिखे कुछ, हमारे क्षेत्र में तो दिखे, लोगों को फायदा तो आए। मैं देखता हूँ इतना भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं बताऊं सर आपको, मैं मैहर से आता हूँ। मैहर जाना माना शहर है। वहाँ माँ शारदा लोक बनाने का चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जी मतलब घोषणा करके गए थे कि हम माँ शारदा लोक बनाएंगे। आज कितने साल हो गए चुनाव हुए, अभी नहीं बना। मतलब इतना बेवकूफ समझते हैं नेता लोग हमारी जनता को, और जनता भी है ही ऐसी। नहीं, आपने चेक नहीं किया होगा, कागजों में बन गया होगा, ग्राउंड में भले ना बना हो। नहीं कागजों में अभी नहीं पता है, क्योंकि उसकी चर्चा ही लोग नहीं करना चाह रहे। अच्छा, चलिए कम से कम कागजों में भी नहीं बना। अब मैं चिल्लाता रहता हूँ। अब मैं तो ये सोचा हूँ कि अब मैं खुद ही रोड में लेट जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, ताकि पूरा विश्व देखे मुझे। अब ऐसे ऐसे काम करूंगा मैं, ताकि इनको शर्मिंदगी हो के विकास करना पड़े हमारे क्षेत्र। मैहर हमारा जाना माना शहर है, दुनिया भर से लोग आते हैं। हाँ बिल्कुल, माँ शारदा लोग में आते ही हैं। सोचिए, चारों तरफ न तो चलने के लिए रोड है, इतना भ्रष्टाचार चरम पर है। मेरे पास रोज फोन आते हैं, रोज मैसेज आते हैं, रोज वीडियो आते हैं कि भैया हमारे साथ इतना गलत हो रहा है। लड़ता हूं मैं, जो यह प्रयास कर बढ़ता है पूरी तरीके से करता हूं,
यदि मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, यदि मुझे ताकत देंगे तो इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। चाहे उसकी कीमत चाहे मुझे जो भी चुकानी पड़े, ये समझिए आप। इनसे डरूंगा नहीं मैं। तो पत्रकारिता हमेशा निष्पक्ष, निडर और दिलेरी से करूंगा। चाहे वो संजय पाठक हो, चाहे वो सांसद गणेश सिंह हो, चाहे राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री हो, आपको विकास बिंद का करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम विकास कर रहे हैं, वो दिखना पड़े, दिखना चाहिए ग्राउंड पे। यदि नहीं दिखेगा तो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं उनको धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा है। यदि आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको मैं बिल्कुल, आप मेरे से उम्मीद मत करो कि मैं आपकी प्रशंसा कर पाऊंगा। सतना के माननीय सांसद गणेश सिंह जी और रीवा से माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, दोनों अपने अपने जगह के सतना और रीवा के कद्दावर एकदम टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं। दोनों डिफरेंस क्या है, एक्चुअल डिफरेंस क्या है? एक्चुअली क्या है ना, इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं दिख रहा मेरे को। गणेश सिंह सोच रहे हैं कि मैं हूँ बिंद का मालिक, और राजेंद्र शुक्ला जी सोच रहे हैं कि मैं हूँ बिंद का विकास पुरुष। दोनों में कोई डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा। एक को लग रहा है कि मैं 5 बार का सांसद, एक को लग रहा है मैं उप मुख्यमंत्री। यार मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो बिंद के नेता हैं, कम से कम मिल के काम करें, खिंचाव मत करें। पॉलिटिकल कोलैबोरेशन होगा तभी वर्क में भी कोलैबोरेशन होगा। कोई अपनी राजनीति खींच रहा है, कोई अपनी राजनीति खींच रहा है। और नहीं, शहर में चर्चा ये भी चलती है कि सांसद जी और महापौर में गुटबाजी है या भाजपा में काफी गुटबाजी है। होता क्या, जब पॉलिटिकल पार्टीज में गुटबाजी हो जाती है और सत्ता पे बैठा व्यक्ति गुटबाजी का पार्ट बन जाता है, तो फिर वो वर्क भी आपका प्रभावित होता है कहीं ना ये कहीं। क्या होता है, गुटबाजी इस बात की है कि मैं अपने क्षेत्र में मैं देखूंगा, अपने क्षेत्र में आप देखिए ना, आप मेरे क्षेत्र में हस्तक्षेप करिए ना, मैं आपके क्षेत्र में हस्तक्षेप करूंगा। क्या है, ठीक है मैं मानता हूँ इस बात को कि रीवा आज आगे है, बिल्कुल आगे। हमारे सतना से मतलब काफी आगे है। क्योंकि क्या है ना, वहाँ जितना भी विकास जो है, नो डाउट राजेंद्र शुक्ला जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इतने सालों से मंत्री, उन्होंने बहुत कुछ किया है रीवा के लिए। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है कि जो वो नहीं कर पाए, जो और बेहतर हो सकता था और बेहतर हो सकता था। सोचिए आज हमको अभी 1 साल पहले, अभी कुछ महीने ही नाम को एयरपोर्ट मिला। मैं तो ये मानता हूँ कि सतना में एक्चुअल एयरपोर्ट की जरूरत भी नहीं थी। एयरपोर्ट से बेहतर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज दे देते। नहीं ठीक है, एयरपोर्ट अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि रीवा में जो एयरपोर्ट मिला, कितने सालों बाद हमको एक एयरपोर्ट अभी मिल पाया। हम लोग बिंद में कितने पीछे हैं, इससे आप कल्पना कीजिए। मोदी जी कहते हैं ना कि हवाई चप्पल वाला आज हवाई जहाज में चढ़ेगा, चढ़ सकता है क्या? तो एयरपोर्ट सोचिए अभी हमको मिला है, तो इंडस्ट्री कब मिलेगी हमको, विकास कब मिलेगी, कंपनियां कब, विदेशी कंपनियां कब आके हमारे रीवा में, हमारे बिंद में काम करेंगे? कब हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा? कब हम बड़े बड़े सपने देखेंगे कि रीवा से निकल कर कोई जाके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेले, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खेले? कब हमको ऐसे ग्राउंड मिले, ऐसे जैसे रीवा में, ये इंदौर में ग्राउंड है, हमारे रीवा में क्यों नहीं हो सकता? क्या हमारे रीवा के लोग क्रिकेट नहीं खेलते? क्या खेल में रुचि नहीं रखते? मैं क्रिकेट की बस बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी खेल, क्या हमारे रीवा में नहीं हो सकता? क्या बिल्कुल हो सकता है। होना चाहिए? पॉलिटिकल विजन उसके लिए बहुत जरूरी है ना। विजनरी हमारे पास नेता नहीं है। फिर के पास वो देखते हैं कि हमारा कैसे काम चले, हमारा पैसा कैसे आए। और पता नहीं पैसा करेंगे क्या, पैसा खाते हैं क्या ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता। ना मांग करते हैं अपने नेताओं से, कम से कम आप यार 20 साल से इस मध्य प्रदेश में आप बीजेपी की सरकार है, 15 साल से आप केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कब आप हमको आगे लेके जाओगे? कब हम, आप बताइए मीडिया के लिए क्या बनाए हैं? मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ ना, हमारे रीवा में, बिंद में कितने ऑफिस बना दिए बताइए। कोई ऐसा प्रेस क्लब का कोई ऑफिस वगैरह है बढ़िया तगड़ा, कि जहाँ हम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, कि बढ़िया तरीके से हम लोग अपने को सिखाया जाए, मीडिया के बारे में पढ़ाया जाए, या कि फिल्मों के बारे में पढ़ाया जाए। स्किल और क्रिएटिविटी में इंडियन पॉलिटिशियंस बहुत पीछे हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आप यूरोपियन पॉलिटिशियंस को कंपेयर करिए, तो उनके यहाँ स्किल और क्रिएटिविटी को वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन, ओवरऑल पॉलिटिशियन ही बढ़ावा देते हैं। क्या हो, और यहाँ पॉलिटिशियन ही पीछे हैं स्किल और क्रिएटिविटी क्या बढ़ावा देने में। एक बात बताइए, स्किलफुल आदमी बड़े प्यार से अपना काम प्यार से निकाल ले जाएगा। जिसको मजदूरी करना ही सिर्फ आता है, तो सिर्फ मजदूरी करके ही तो निकालेगा।
आपकी स्किल ही आपको आगे बढ़ाती है कि आपके अंदर कितना स्किल है। तो ये हमारी जनता को सोचना चाहिए कि जब वो नेता चुने तो हाईली स्किल्ड अच्छी पर्सनैलिटी चुन के भेजे। क्या है, नो डाउट हमारे तरफ ना, हमारे बिंद में ना नेता दोनों तरफ ही एक जैसे है। कांग्रेस को भी आप ले लीजिए, कितना कौन नेता है बताइए आप। मैं मानता हूँ जो विजन था अर्जुन सिंह साहब, जो पूर्व मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वर्गीय अर्जुन सिंह साहब थे, उनके बाद श्रीनिवास तिवारी जी जो मतलब कद्दावर माने जाते, यहाँ तो देश में तो कद्दावर थे। अर्जुन सिंह साहब देश में कद्दावर थे। कांग्रेसी का दावेदार बनने के लिए तो यहाँ सतना चुनाव ना आते तो प्रधानमंत्री की दावेदार रहते। फिर उसके बाद देखिए किसका नाम लिया जाता है, राजेंद्र शुक्ला का नाम लिया जाता है क्या देश स्तर पे? नहीं लिया जाता ना, उस स्तर पे नहीं लिया जाता आपका नाम। हाँ, आप कद्दावर नेता हैं बिंद के, लेकिन आप देश लेवल पे नहीं। गणेश सिंह जी 5 बार से सांसद हैं, क्या कद्दावर बन पाए आज तक? इसीलिए नहीं बन पाए ना क्योंकि वो सिर्फ अपना देखना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए बना रहे हैं सब, हमारे लिए नहीं बना रहे। जब विजनरी बनेंगे आप सपना देखेंगे कि हमारा सपना सपना ऐसा हो, हमारा बिंद ऐसा हो, निश्चित तौर पर आप यार, बिहार में इतने सारे नेता हैं देखिए, हम सबको जानते हैं। आप एक सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए आप में हिम्मत नहीं, तो फिर क्या मतलब कि आपकी नेतागिरी? अब जैसे देखिए हमारे बिंद में 2 मंत्रालय है, 2 मंत्री है ना। आप प्रतिमा बागरी के जी को जानते हैं, मंत्री हैं, बिल्कुल राजमंत्री का दर्जा। राजमंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री तो है ना, हमारे सतना कोटे की मंत्री हैं। बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए कितना विकास किया राज्य मंत्री जी ने। प्रतिमा बागरी जी का क्या योगदान है हमारे सतना को आगे बढ़ाने में? अच्छा, प्रतिमा बागरी तो वर्तमान में है ना, भूतकाल में राम खिलावन पटेल जी भी राज्य मंत्री रहे हैं, उनका योगदान बताइए। अच्छा, सतना छोड़ दीजिए आप, मैहर में या कि अमरपाटन में बताइए, मंत्रालय रहते हुए भी उन्होंने कितना विकास किया। मतलब ऐसे लोगों को मंत्री बनाती है सरकार, क्यों बोल नहीं सकते उनके खिलाफ, लड़ नहीं सकते अपनी जनता के लिए? क्या मतलब कैसा मंत्रालय है? बस ये मंत्री हैं कि सुबह स्कूल का फीता काट के आना है, किसी के बर्थडे में पहुंच जाना है। ये इसलिए मंत्री हैं कि किसी के हॉस्पिटल में मतलब सिर्फ एम्बुलेंस बोलता हूँ, क्या बोलते हैं, लाल बत्ती लेना है और पूरे शहर का भ्रमण करना है, लोगों को बताना है कि मैं मंत्री हूँ, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इस तरह में हमारे सपना का विकास होगा, इस तरह में हमारे बिंद का विकास होगा। हम काबिल आदमी गणेश सिंह जी क्यों मंत्री नहीं बनाया जा रहा? मैं नो डाउट मानता हूं कि बहुत कद्दावर नेता हैं और अच्छे सांसद हैं, बुद्धिजीवी हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन दिक्कत यह है ना कि सिर्फ अपना देखते हैं। क्षेत्र का देखें, हमारे सतना का देखें, हमारे बिंद में आगे जाए, उनको क्यों नहीं मंत्री बनाया जा रहा? केंद्र में 5 बार सांसद है ना। क्या हमारी अपेक्षा नहीं कि हमारे सतना में ऐसा कद्दावर मंत्री हो जिसे गृह मंत्री जैसा पद मिले, प्रधानमंत्री जैसा पद मिले? हम भी तो ऐसी आशा रखते हैं भाई। हमारे सतना का व्यक्ति तो आशा रखता होगा ना कि हम भाई आपको 5 बार से सांसद बना रहे हैं, कम से कम कोई मंत्रालय लाइए ताकि और कुछ आपकी पावर बढ़े, आप कुछ और विकास लेके आइए। नहीं, नो डाउट सांसद गणेश सिंह जी मंत्री बनना डिजर्व भी करते हैं, डिजर्व आते जानते हैं, लेकिन आने बार से सांसद हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है ना बनाना। पार्टी जानती है कि व्यक्ति, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में भी मंत्रालय आए। हाँ, हम चाहते हैं कि भाई हम अच्छा ही तो चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमारे सांसद जी को मंत्रालय मिल जाए। मंत्रालय मिले, लेकिन मंत्रालय विजनरी मिले। विजनरी। ऐसा नहीं कि आप मंत्रालय मिले तो वहां से भी आप सिर्फ अपना ही देखो, हमारा भी देखो, हमारे समाज का भी देखो, हमारे सपना का भी देखो। महोदय, रोड नहीं है चलने की, हम जैसे पत्रकार चिल्लाते ही फिर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतना भ्रष्टाचार है, पता भ्रष्टाचार किस तरह भैया? किसी भी ऑफिस में जाओ, जब तक आपने नोट नहीं देना ना, काम नहीं होना। वो तो जनता खुद ही देती हो, तो खुद ही जानती होगी। ये आप समझ लो। कौन राम है आपको बताने की जरूरत है? मतलब जब तक हम पैसा नहीं देंगे ना, तो हमारा कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। हम पत्रकार होने के बाद भी समझिए हमारा काम तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन आम जनता का तो कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह की स्थिति है। अच्छा, जो कहते फिर रहे ना कि सांसद जी हमारे आदमी है, हम सांसद जी के आदमी हैं, कि हम विधायक जी के आदमी हैं, हम मंडल अध्यक्ष के आदमी हैं, कि हम जिला अध्यक्ष के आदमी हैं, वो भी पैसा दे के काम कता रहे। उनकी भी स्थिति यही है। मतलब
बिना इतना भ्रष्टाचार है, समझिए। सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए वो इंट्रोडक्शन में लगा देते हैं। अब वो सोशल स्टेटस क्या बताता होगा, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। कोई किसी के साथ फोटो खिंचा लिया, कोई बता दिया कि आज हम इनके साथ बैठे, मुझे तो ये सब पसंद नहीं है। हमें नहीं पसंद है, इसीलिए पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं भी नेतागिरी कर रहा होता। लेकिन ये स्थिति है हमारे समाज की। आज हमारे, आप मैहर में देखिए, 3-3 फैक्ट्रियाँ हैं, सतना में भी फैक्ट्रियाँ हैं, अरविंद का युवा बेरोजगार है, यहाँ में रीवा में भी फैक्ट्रियाँ हैं, सिंगरौली में, सीधी में भी, सब हर जगह काम चल रहा है। चारों तरफ खदानें हैं, ओवरलोड ट्रक्स ऐसे चल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि शासन की सहमति नहीं होगी? हम जैसे लोग रोज वीडियो बनाते हैं, कई एक्सीडेंट होते हैं, कई सारे दब जाते हैं, कई गाड़ियों को नुकसान होता है, लेकिन फिर भी इनके कान में जू तक नहीं रेंगती। ये मैं एक अच्छी चीज बताता हूँ, 2 और 2 4 आंखें बस नहीं है, शहर में रहने वाली जनता के भी अनेकों आंखें, वो भी तो देख रही है ना। लेकिन मुझे लगता है कि ना, जब तक हम जैसे लोग चिल्लाते रहेंगे ना, ठीक है, आज वो लोग अपनी मनमानी कर लें, लेकिन आने वाला समय फिर से आपको, जिस दिन आप सांसद विधायक या कोई पद में नहीं रहोगे ना, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आपके जो किए गए काम ही याद, लोगों को याद रहेंगे। या आप अच्छा काम करके जाइए या आप बुरा काम करके जाइए, आपके किए गए काम ही आपको याद किए जाएंगे। आप खुद पैसे वाले बन जाइए ना। यदि पैसे से सब कुछ होता तो आज हमारे यहाँ अडानी साहब प्रधानमंत्री होते, अंबानी साहब गृह मंत्री होते, यही हमारा सब चल रहा होता। लोकतंत्र क्यों होता? एक से बढ़कर एक लोग हैं। तो मेरा मतलब ये है कि विकास पे ध्यान दीजिए। भ्रष्टाचार कितना करेंगे आप? आप आप जिस दिन चाह लें कि मैं इससे पैसे नहीं लूंगा, मुझे रोड पर ओवरलोड गाड़ियां नहीं चाहिए, तो नहीं चलेंगी। हाँ, नहीं चलेंगी, नहीं आप चलेंगी। इस चीज को एग्री करते हैं ना? 1000% एग्री करता हूँ कि जिस शहर का नेता अच्छा होता है, शहर अपने आप फुलवारी की तरह खिल जाता है। हमको अच्छा नेता चाहिए, हम प्रयास कर रहे हैं, हम करते रहेंगे जब तक हमको अच्छा और विजनरी नेता नहीं मिले। और फूल की तरह नेता देने के लिए शहर वोट देने वाली कलियां भी अच्छी होनी चाहिए। कलियां वो मुझे तो लगता है भैया कि समाज बदल रहा है। हाँ, बदल तो रहा, युवा बदल रहा है। अब आज के युवाओं को भौकाल और बाहुबल इन सब से बहुत फर्क नहीं पड़ पाता। आज उनको एजुकेटेड लीडर चाहिए, इसके पास पॉलिटिकल ट्रैक हो जो उनको एक्सप्लेन कर सके कि एग्जैक्टली 5 साल अभी ये काम करना है। एक्चुअली क्या है ना, अब हम ज्यादा दिन तक किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। सोशल मीडिया का जमाना है। आज यदि हमने बोल दिया कि मैं आज, यार मैं ये कि बिंद में आज ये फैक्ट्री लेके आऊंगा, कल आप नहीं लाओगे तो आपके मुंह में यही हुआ बोल देगा कि यार तुम सिर्फ फेंकते हो, किसी हो काम के नहीं हो। इससे क्या है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। हाँ, लेकिन बदलने में थोड़ी समय लग रहा है। अभी क्या है ना, थोड़े से हमारे यहाँ अशिक्षा बहुत है। शिक्षित हैं लोग, लेकिन पढ़े लिखे गांव तक शिक्षा अभी कम है। पढ़ने का मतलब ये है कि आपके अंदर सोचने समझने तार्किक बुद्धि होनी चाहिए। बाबा प्रश्न पूछने की हम्म, क्षमता होनी चाहिए। हम लोग बाबा, अब मैं कहता हूँ कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पढ़िए, आप ज्योतिबा फूले जी के, कैसे उन्होंने अपने आप को संवारा होगा उस समाज में, और उस समय में उनको तो छूने नहीं दिया जाता था। पर आज हमको, हमारे पास तो सब कुछ है यार, हम चिल्ला चिल्ला के चिल्लाते हैं, और जो चिल्लाता है उसको सपोर्ट भी करते हैं भाई। कलम की ताकत सदैव डंडे की ताकत से बड़ी होती है। बिल्कुल सही बात। सदैव डंडे से बड़ी होती। सब कलम पकड़िए। कलम पकड़िए। अब तो कलम का जमाना नहीं रहेगा, तो मोबाइल और माइक पकड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, और अपने प्रश्नों को प्रखर होकर पूछिए। पूछिए। जनता को स्वयं पूछना चाहिए कितना ज्ञान हो। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। लीला साहू का नाम सुना आपने? जी, अभी अभी हुई जो वायरल ही है। एक्चुअली क्या है, वो पहले से ही उसके अच्छे खासे फॉलोवर थे उस लड़की के, लेकिन उसने सही उपयोग किया, सही उपयोग किया और सही बात उठाई। सही बात उठाई, पूरे देश में सेंसेशन बन गई वो लड़की। और भले ही आज सरकार काम ना करवाई हो, लेकिन वो उसके गांव की रोड बन चुकी है। और रोड बनवाने कसरे जो जा रहा है, राहुल भैया, अजय सिंह राहुल भैया जो नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व, उन्होंने बनवाई। लेकिन आवाज जब पूरे देश में पहुंची तो कोई तो खड़ा हुआ। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग मोबाइल को ऐसा हथियार बनाइए अपने, बिल्कुल कहाँ जहीं भी गलत हो आप शूट करके, आपके फोन से वायरल नहीं हो रहा, आप मुझे भेजिए, मेरे फोन से नहीं होगा मैं किसी दूसरे को भेजूंगा। जब चीजें वायरल होने लगती है ना, तो ऑटोमेटिक उसमें सुधार करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।
मैं यहाँ पे सर एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। मैं भी सोशल मीडिया में कुछ दिन से ही आया हूँ। मैं मात्र देखता हूँ कि यहाँ का युवा सिर्फ इंस्टाग्राम का उपयोग अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाने के लिए करता है। आप किसी भी इंस्टाग्राम की रील उठाइए, तो वो उनकी स्टोरी हर जगह उनकी ड्राइविंग स्किल्स लगी हो। कोई जीप चला रहा तो कोई कमांडर चला रहा तो कोई बुलेट चला रहा तो कोई कुछ चलाता। इसके आगे उसका उपयोग मुझे नहीं नजर आ रहा है कि वो अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अपनी स्किल शेयर कर रहे हैं या अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो बहुत लेस ऐसे लोग दिखेंगे। भैया ऐसा क्या है ना, सब लोग एक जैसे तो हो ही नहीं सकते भाई। सब कोई पत्रकार हो सकता है क्या? क्या सब कोई आपके जैसे पॉडकास्टर भी तो नहीं हो सकता? सबके अंदर अलग अलग स्किल है। नहीं, मोस्ट ऑफ लोगों की स्किल ड्राइविंग स्किल है, ये तो मैं बता सकता हूँ। आप स्वयं भी देख सकते नहीं है। उसको ड्राइविंग स्किल्स नहीं कहते हैं, उसको बुरा लगेगा मेरे भाइयों को, मैंने कहना चाहता। नहीं, आप देखिए, मैं गलत कह रहा हूँ तो आप देखिए ना। मतलब अगर 20 रील है तो 20 में से 18 उसी की, और गाना एकदम टॉप मोस्ट बाहुबलियों वाला गाना है। तो आप उनसे खड़े होकर पूछिए, इतना मजा मिलता है। नहीं नहीं, आप उनसे ये पूछिए, क्या कितनी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो अपने जीवन के लिए? तुम आप कभी उनसे खड़े होके आप, मैं भी पूछ लेता हूँ, आप कितने रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं जो हुटिंग करते हैं, गाड़ियाँ चमकाते हैं, लोगों को दिखाते हैं हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास पैसा है? क्या है वो समाज में? कुछ अलग छवि बनाने का उनको क्षेत्र में यह है कि समाज में उनको लोफर ही बोला जाता है, उनकी लोफर से ही उपाधि दी जाती है ना। कोई ये इतना बड़ा काम तो कर नहीं रहे हैं वो लोग। यदि आप समाज में रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, अच्छा को अच्छा, बुरा को बुरा, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। यार सिटीजन ऑफ इंडिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो फुलफिल करनी पड़ेगी ना। देखिए क्या है, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जिसमें मीडिया में काम करता हूँ मैं, आज मैहर के क्षेत्र में मीडिया, मुझे आज पूरा बिंद जानता है। बिल्कुल, वो आप देखता हूँ पहचान के मोहताज नहीं। कि भी मुझे मुझे बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है अपने काम के माध्यम, लेकिन मैं मीडिया को बहुत मानता हूँ कि इसके रिस्पॉन्सिबल मीडिया बहुत है। मीडिया चौथा स्तंभ अगर लोकतंत्र का है, तो आप समझिए। या अरे समझिए, आप समझिए, जैसे ये कि ये रोड बनाना है हमको, पूरे क्षेत्र का मीडिया यदि इसको एक सुर में आवाज उठाए, क्या रोड नहीं बनेगी? सुबह काम लग जाएगा, सुबह काम लग। सुबह काम लग जाएगा। मैं इसी मीडिया से दूर रहता हूँ। मैं 500 रुपए के लिए या 1000 रुपए की पत्रकारिता नहीं करना चाहता। आप अच्छा काम करिए, आपको जब लाखों लोग ऑटोमेटिक देखेंगे ना, तो आपको यूट्यूब पैसे देता है, फेसबुक पैसे देता है, कई माध्यम है आपके पैसे कमाने के। आप 200-500 रुपए में अपना करियर क्यों खराब करना चाह रहे हैं? और वो पत्रकार भी आप नहीं हैं। यदि आप हमारे समाज में ये बन के जा रहे हैं कि हम पत्रकार हैं, तो आप एक जिम्मेदार व्यक्ति, समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपसे हमारा देश चलता है। और आपका अधिकार है प्रखर रूप से प्रश्न पूछना, प्रखर रूप से मुद्दों को रखना। अरे यार, मैं क्या बताऊं, यदि हमारे क्षेत्र का कि हम, मेरे मैहर का बस बता दूं मैं, पूरा मीडिया एक साथ हो गया आवाज उठाने लगे, तो कोई वैसा काम है जो रुक जाए? नहीं रुक सकता। कहीं का नहीं रुक सकता, संपूर्ण देश का नहीं रुक पूरे सकता। पूरे देश का कहीं भी आप जाइए, मीडिया का बहुत बड़ा पावर है। बहुत बड़ा पावर है। और पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ में आता है, सत्ता में बैठे पॉलिटिकल पार्टीज को, इसीलिए मीडिया टैकल कर चुके हैं। वही सत्ता में बैठे पॉलिटिकल पार्टी को समझ में आ रहा कि मीडिया का ही तो रोल है, जनता को जागृत करने का काम मीडिया का है, मीडिया का, तो उन्होंने मीडिया ही टैकल कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पर्सनल मानना ये रहता है कि मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ, और मैं आगे भी अपने काम से काम रखूँगा। मैं ज़्यादा ये नहीं सोचता हूँ कि कौन मेरा क्या करेगा। सब ऊपर वाले की कृपा है। जो होना है जब होना है वो होकर ही रहेगा। इस चीज़ को बिलीव करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और परेशानियाँ हैं तो यार, हम कोई बहुत बड़े घर से तो है नहीं, हाँ, अति समान परिस्थिति वैसे सामान भी आते रखते हैं, हैं, भी आते हैं। तो एक दूसरे से मिलकर जुलकर हमको सबको चलना है और अपने अच्छे समाज को गढ़ना है मिलके। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। जिम्मेदारी है, तो हम प्रयास ये करते हैं कि अच्छा सा अच्छा काम करें, बिना डरे काम करें। जो अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, इसको आप जोड़ दीजिएगा। जो मैं अपनी पत्नी के बारे में बताना भूल गया, मैं नाम तो नहीं बता सकता हूँ, ना ही मैं एक्सपोज कर सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी ताकत है मेरी पत्नी। आज जो मैं काम कर पा रहा हूँ, इसके पीछे मेरी पत्नी का हाथ है। वो ये कहती है, मैं आपको बताऊं, कि तुम करो ना, ऐसी की तैसी सबको देख लूंगी, तुम पर कोई आंख बस उठाए। हाँ, किसी से के साथ गलत नहीं करना, गलत रास्ते में नहीं जाना, संविधान के दायरे में रह के काम करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं।
जितना भी खतरा आएगा हम दोनों मिल के झेलेंगे। प्रेम की सच्ची परिभाषा ही यही है, सहयोग। सहयोग। आज उसका हाथ नहीं होता तो क्या पता मैं कहीं नौकरी कर रहा होता। आज मैं इस निडरता से, प्रखरता से ये जो आवाज़ उठा पा रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो उसके लिए आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जब वो देखेगी तो मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ऐसे ही सहयोग बना रहे और हमारा प्यार ऐसे ही चलता है मेरा। करार। मेरा अंतिम प्रश्न, आप बिंद की राजनीति को कैसा देखना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बिंद को ना मैं लंदन देखना चाहता हूँ, ना पेरिस देखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपना बिंद ही देखना चाह रहा हूँ। कम से कम हमारे यहाँ रोड चलने की हो अच्छी। हाँ, अमेरिका जैसी ना हो। अमेरिका जैसी ना हो, हमको नॉर्मल ही रोड बना के दे दो ताकि हम चल सकें। ऐसे ना हो कि हम उसमें मर जाएं। ऐसी रोड बनाओ कम से कम पैदल चल सकें, गाड़ी से चल सकें। हमको बहुत अच्छा कुछ नहीं चाहिए। चड्डे में जाके टेम्पू ऑटो। हमको बिंद को लंदन और पेरिस नहीं बनाना, हमारा बिंद ही बनाए रखो। हमारा बिंद पर्याप्त है। और हमारे यहाँ के नेताओं की जो राजनीति है, जातिवाद की राजनीति बंद करो। कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी प्रयास करें कि कम से कम अच्छा विपक्ष तो बन के दिखाएं। यदि हम विपक्ष अच्छा नहीं बनेंगे तो आप लोग रीवा में कभी आ ही नहीं सकते। अभी हम वर्तमान में हमारे सतना के जो वर्तमान विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, डब्बू भैया, अभी कांग्रेस की 2 सीटें हैं ना अपने सतना में। एक राजन सिंह जी हैं अमरपाटन से विधायक। दोनों विधायकों को बताइए क्या एक्टिविटी है दोनों की। सोचिए जब आपके वर्तमान के जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो जब विद्रोह नहीं कर रहे, वो जब आंदोलन नहीं कर रहे हैं, दिखना चाहिए जनता को कि कांग्रेस एक्टिव है रीवा में। मुझे तो नहीं दिखता, मैं पत्रकारिता करता हूँ, मुझे कहीं भी कांग्रेस जीरो दिखती है। इसलिए बीजेपी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे सतना में भी जीरो दिखती है। हाँ, समझिए आप, बिंद में कांग्रेस इतना कमजोर इसीलिए है क्योंकि कहीं एक्टिव ही नहीं है। संगठन के रूप में नहीं काम कर। संगठन के रूप में ही एक्टिव नहीं है ना। जब संगठन के रूप में आप एक्टिव नहीं रहोगे फिर आप कैसे सरकार में आओगे। मैं चाहता हूँ मेरे प्रदेश का मजबूत विपक्ष हो, मेरे बिंद का मजबूत विपक्ष हो, ताकि जो बीजेपी के लोग मनमानी करते हैं वो करना बंद कर देंगे ऑटोमेटिक। उनको डर रहे कि मैं अगला चुनाव हार जाऊंगा। उनको डर ही नहीं है जब जानते हैं कि कांग्रेसी सब ऐसे ही हैं, किसी काम के नहीं है। उनको डर ही नहीं है, इसलिए तमाम भ्रष्टाचार चल रहे हैं, तमाम ये सब विकास के कार्य रुके हुए हैं। बस फाइलों में चल रहे हैं, मीडिया में चल रहे हैं, उनके सोशल मीडिया में चल रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि आज ये हम कर दिए, वो कर दिए। जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा। तो कांग्रेस को भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिंद में मैं ये भी चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर हमारे बिंद के नेता जो हो तो ईमानदार हो। मेरी तो कल्पना है शायद कभी पूरी हो। बिंद के लोग सजग हों, जागरूक हों, अपने वोट का, अपने मत का पावर जाने। और कोई भी कहीं भी गलत लगे, कभी भी लगे, तो मुझे जरूर याद करें। मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ और जहां भी आप बुलाएंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। आपकी आवाज बस सच्ची होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। मैं जब तक उसमें जांच पड़ताल नहीं करूंगा, अच्छी अच्छी और गलत जेन्युइन है यदि आप, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरा चैनल जन आवाज आपके साथ खड़ा है और बिंद के साथ खड़ा है। बिंद के साथ साथ अपने देश और प्रदेश के लिए मैं हमेशा काम करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया, यहाँ बुलाया, क्योंकि बहुत बहुत आभार। मैं कभी इन सब चीज़ों को मैंने देखा नहीं था। पॉडकास्ट वगैरह मैंने किया नहीं कभी, पहला अनुभव है। आप लोग कैसा मुझे देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे दिल में था ईमानदारी से मैंने आपको बताया। और जो मेरा विजन है, जो मैंने सोच रखा है कि हाँ, हमारा उद्देश्य किसी को व्यक्तिगत चोट पहुंचाना। हम हो सकता है हमारे राजनीतिक विचार हो। मैं जो भी लड़ाई लड़ता हूँ ना, मेरी कोई व्यक्तिगत नहीं है, मुझे नहीं बनाना है आपका दिया हुआ कुछ भी। जनता के लिए, बस जो भी लड़ाई है ना सिर्फ आपके लिए है, मुझे कुछ भी नहीं बनना। राजनीतिक मतभेद विकास ना होने के कारण है। हमारा किसी से कोई मनभेद तो है नहीं। मेरे सभी मिलते हैं तो मैं उनके जो मेरे पूज्य नहीं है पैर छूता हूँ, जो मेरे हाथ में लाए मैं हाथ मिलाता हूँ, जो गले में ले लाए गले मिलता हूँ। मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है। कोई मतलब मैं किसी व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हूँ, अन्य मैं बनाना चाहता हूँ। आप अच्छे काम करिए, मैं आपका अच्छा गुणगान। हम आपके अनुयायी हैं। हाँ बस आप सत्ता पे बैठे हैं और आप अच्छा काम करेंगे तो हम ही मीडिया वाले होंगे जो आपकी गाथा गाएंगे। भाई आप कुछ अच्छा करके हम बताओ ना कि हमने ये अच्छा काम किया। हाँ, ये नहीं कि आप सोचो कि मैं एक फीता काट दूं आप मैं आपको गुणगान। मैं ऐसा पत्रकार नहीं हूँ, ना ही मैं व्हाट्सएप को पत्रकार। जो है मेरे दर्शक हैं।
आज जो मुझे इतने सारे लोग देखते हैं मेरे काम को लेकर देख रहा है, मुझे नहीं दे मैं इतना इतना सुंदर हूँ ना, मैं इतना कोई सेलिब्रिटी हूँ। मेरे काम को लोग देखते हैं, मैं काम को सराहते हैं। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और यदि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो कभी और ट्राई करेंगे ना आपके साथ, है कि नहीं? है बिल्कुल सर। आपने मुझे बुलाया सर, बहुत 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 धन्यवाद आपका, क्योंकि बहुत कम अनुभव हुआ है ऐसे इंटरव्यू देने का। दिया हूँ लेकिन बहुत कम दिया हूँ, लेकिन इतना लंबा इंटरव्यू देने का बहुत कम अनुभव हुआ है। और जो भी लोग इतने लास्ट तक मुझे सुनने के लिए बैठे रह गए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सपोर्ट बना रहे, हमारा देश तरक्की करे, आप तरक्की करें, हमारे दर्शक तरक्की करें, और कुछ बच्चे तो मैं भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा ये पॉडकास्ट देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं रहता है। हमारा किसी से भी मन भेद नहीं है, वैचारिक भेद है, राजनीतिक भेद है। और जब भी हम कभी नेताओं के अगेंस्ट में बात करते हैं तो उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट में बात करने की कोशिश करते हैं। कभी हम उन पे व्यक्तिगत टिप्पणी या व्यक्तिगत लांछन लगाने पे सदैव बचते हैं। अगर हमारी किसी बात का किसी को बुरा लगा हो तो आप सभी मुझे छोटा सा समझकर क्षमा करें।